नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी प्रारंभिक अंकगणित के क्रम में। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। प्रारंभिक अंकगणित के क्वेश्चन है और साथ ही साथ पिछले वाले प्रैक्टिस सेट के जो भी क्वेश्चन छूट गए थे लास्ट में, उन प्रश्नों को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जीके वाले और साथ में जीएस वाले प्रश्न है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 36 को दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/8 हो। इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन को देख करके कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर सेकंड वाला, जैसे मुझे आंसर पता है, मैं सेकंड वाले ऑप्शन को लेकर के यहाँ पर कर रहा हूँ। व्युत्क्रमों का योग करना है तो आप क्या करिए, 1/24 + 1/12 कर लीजिए। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 24 आएगा। फिर यहाँ 24 से डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 3/24 और कैंसिल आउट करेंगे 1/8 आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिएगा, या तो फिर आप ऐसे करिएगा, 36 को दो भागों में डिवाइड करना है। मान लीजिए एक भाग x हो गया तो दूसरा भाग 36 में से माइनस कर लीजिए x को, और इन दोनों का व्युत्क्रम कर लीजिए 1/36 - x, और ये कितना होना चाहिए, 1/8 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर हो जाएगा x 36 - x, ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको। इधर 36 - x और ऊपर प्लस x, इधर आपका 1/8, x कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर ये 8 और ये 36, मतलब x बराबर x × 36 - x बराबर 36 × 8। अब यहाँ से ये पूरा आप द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया है ऑप्शन से, आप वैसे करिएगा। अब यहाँ से इसको आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, 24 × 12, ठीक है। मतलब यहाँ से आप हो गया 12 और यहाँ से 2 ले लीजिए, 12 दूनी 24 और यहाँ से 3 और यहाँ का जो है 4, ये मिलके 12। फिर यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 × 12 को। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, इससे कंपेयर करने के लिए। तो ये हो जाएगा 24 और यहाँ पे हो जाएगा 36 - 24, मतलब ये x और यहाँ पर x, तो ये x यहाँ पर भी वही सेम आना चाहिए। तो इस तरह से कंपेयर कर लेंगे तो भी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे आपको सही पड़े, हमने आपको सारी मेथड यहाँ पे बता दिया है कैसे आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है पूछा है। परिमेय संख्या जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, 1 यहाँ पर शून्य नहीं है, ये यहाँ पर ठीक ही है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शून्य को भी हम 0.1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई को 22/7 लिखा तो जाता है, लेकिन जब इसको आप डिवाइड करेंगे, इसका मान लिखेंगे तो 3.14 ऐसे करके आगे वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, इसको हम लिखते हैं 22/7 पाई। तो पाई यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 18,000 रुपये पर 2 वर्षों में 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 18,000 कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे अंदर जो है 15% है प्रतिवर्ष, तो 1 धन 15/100, 1 धन r/100 लिखना होता है प्रतिवर्ष है। और यहाँ पे 2 वर्ष है, छमाही तिमाही अगर होता तो वहाँ पे थोड़ा देखना होता, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। ये कितना हो जाएगा, 5 × 100 और 5 × 15, मतलब 20 × 20 = 23/20। तो यहाँ पे हो जाएगा 18,000 × 23/20, फिर × 23/20। थोड़ी सी राइटिंग हमारी सही नहीं हो रही है, इसी को सॉल्व कर लेंगे। और 2 दूनी 4 और यहाँ पे 4 चौको 16, 4 × 20, 23 × 23 × 45। इसको जब पूरा आप सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा 5,805 रुपये। 5 × 15, 15 × 45, 5,805 रुपये। अच्छा, हमने कैसे किया इसको, अगर यहाँ पर ये वाला अगर ऑप्शन ना होता, इनमें से कोई नहीं, तो हम ऑप्शन देख करके बता सकते थे। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन और होता 4,000 करके, तो हम ऑप्शन देख करके आंसर बता सकते थे। मैं मल्टीप्लाई पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ट्रिक्स थोड़ा सा आप लोग ना स्मार्टली करेंगे तो बहुत आसान हो जाते हैं मैथ के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन। ग्राफ तालिका इवन वहाँ पर भी आप इसी प्रकार से ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 0 इकाई का अंक, यहाँ पर भी लास्ट में 0 इकाई का अंक,
45 है, 23 है, 23। आप केवल इकाई का अंक वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। 3 त्रिक 9, 9 पचे 45, मतलब इकाई का अंक तो 5 आना ही आना चाहिए। जब इन तीनों में अगर 5 नहीं है तो हमारा आंसर फट से यही हो जाएगा। समझ गए आप सभी? तो ये बहुत आसान ट्रिक है, आप सभी इस चीज़ को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, और इस तरह से आप करते भी होंगे। जो जीके जीएस वाला प्रश्न छूट गया था पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में, ये मैथ वाला क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम जीके जीएस वाले 3-4 प्रश्न हैं उनको कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चन है सभी। 49 मदों का औसत 24, यदि इनमें एक और मद जोड़ दिया जाता है तो औसत 24.5 हो जाता है। 50वें पद का मान है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि जो अंतिम जो मद जोड़ी गई है इसमें, जो पहले वाला औसत है 24, इसमें प्लस करिए। ये कितना औसत बढ़ा है? 0.5 बढ़ा है। और किसकी वजह से बढ़ा है? 50 लोगों की वजह से बढ़ा है। ध्यान से सुनिएगा, 24 तो पहले से औसत है ही है, लेकिन ये जो 24.5 हुआ है, इसमें जो 0.5 की वृद्धि हुई है 50वां आने के बाद, तो जब हम औसत लेंगे तो 50 के लिए अप्लाई करेंगे उसको, तो क्या करेंगे, यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरा आप हल कर लेंगे तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 49, 49 मिल जाएगा। या तो फिर आप ऐसे करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनके मल्टीप्लाई में से इसके मल्टीप्लाई को माइनस कर दीजिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई को, मतलब 24.5 गुणे 50 माइनस, मैं एक बार लिख देता हूँ पूरा, 24 दशमलव कुछ इस तरह से हो जाएगा, 24.5 गुणे 50 माइनस 49 गुणे 24। या तो आप ऐसे कर लीजिएगा या फिर जैसे हमने आपको बताया वैसे आप कर लीजिएगा। और एक लास्ट मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे और देख लीजिए। 4 यहाँ पर अलग अलग आपको संख्याएं दी गई हैं, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? करके देखते हैं। ये हो जाएगा 3 के घाते 1/4, 4 के घाते 1/5, 12 के घाते 1/10 और यहाँ पर 1। तो इसको भी आप ऐसे मान लीजिए 1/10 कर लीजिए, या इसको छोड़ दीजिए अभी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 की चाहे कितनी बार भी आप घात करिए या फिर वर्गमूल लीजिए, उसका मान तो सदैव अपरिवर्तित रहना है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम आधार को बराबर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो घात है इसके हर को बराबर कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए 4, 5 और 10 का, तो 20 आ जाएगा एलसीएम। 5 चौके 20, 10 दूनी 20, 4 पचे 20, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 आ जाएगा। तो ये कितना फाइनली मिला आपको? 3 के घाते 5, और मतलब एलसीएम को हटा दीजिए आप, 4 के घाते 4, 12 के घाते 2, और इसको आप एक ही रहने दीजिए। अब अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 81, 343 आएगा। ये कितना आएगा? 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। ये कितना आएगा? 12 12 144। अच्छा, ये 243 होगा ना, मैंने 343 गलती से बोल दिया। 81 और गुणे 3 करेंगे वापस, 3 कम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, और ये कितना आया था? 256 आया था ना। ये आ जाएगा 144, और ये आपका एक ही है। तो सबसे बड़ा कौन सा मिला? ये वाला मिला ना, तो ये वाला सबसे बड़ा, मतलब सेकंड वाला जो है ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को? एक बार फिर से आप देख लीजिएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप के प्रश्न आने ही आने हैं, या फिर जितने भी आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाने हैं एग्जाम में। चलिए हम जीके वाले क्वेश्चन एक बार जल्दी से कवर कर लेते हैं, जो छूट गया था पिछले वाले प्रैक्टिस में। हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे और हमने आपको बताया था जी बराबर होता है पृथ्वी की त्रिज्या अपान पृथ्वी का द्रव्यमान यम अपान पृथ्वी की त्रिज्या और इसका स्क्वायर, और ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। और सेकंड केस में क्या होगा, हमें जी डैश निकालना है। द्रव्यमान समान है जो दूसरा पिंड है, लेकिन उसकी त्रिज्या आधी हो गई, मतलब r/2 हो गया। यहाँ पर होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब m अपान आर स्क्वायर अपान 4। तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, मतलब 4m अपान आर स्क्वायर। तो ये तो पृथ्वी की त्रिज्या है m अपान आर स्क्वायर, तो इसका 4 गुना हो गया, मतलब g का जो है ये बराबर g हो गया, मतलब 4g आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक फार्मूला था, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, क्या पता आपको इसी पर क्वेश्चन मिल जाए, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? असम में। निम्न में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट।
इसी का एक और अन्य नाम है नाभा सेवा, याद रखिएगा ये नाभा सेवा। नाभा सेवा जो मुंबई या बम्बई बंदरगाह है उसी के पास में है ये। तो मुंबई बंदरगाह के जो उस पर लोड पड़ रहा था उसको कम करने के लिए यहाँ पर एक दूसरा बंदरगाह खोला गया था, नाभा सेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सामान्य संतुलन की अवधारणा 1950 के दशक में तीर, डेब्रे और मैकेंजी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। तीर, डेब्रे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तीर, डेब्रे और मैकेंजी द्वारा विकसित किया गया। लेकिन इसको खोजा गया था सबसे पहले या प्रस्तावित किया गया था सबसे पहले लियोन वाल्सर के द्वारा सामान्य संतुलन सिद्धांत। ये तीनों ही नाम आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है? डीडी के संदर्भ में सही नहीं है, यानी 3 सही होंगे, कोई एक तो सही नहीं है। यहाँ पर देखिए यह एक परक्राम में लिखित है, ये बिल्कुल सही है। यह एक बैंकर्स चेक है, बिल्कुल सही है। यह धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, कोई चेक नहीं है, ये डीडी है। यह बैंक द्वारा जारी किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया था कौन सा संदर्भ में सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं था, तो यही हमारा क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को? शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है? ब्लड का उत्पादन कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। शरीर के अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है, चाहे उसमें आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी। हालांकि डब्ल्यूबीसी अन्य जगह भी उसका निर्माण होता है, लेकिन कुछ अल्प मात्रा में यहाँ पर भी निर्माण उसका होता है। जो अस्थियाँ हड्डियाँ होती हैं उनके चारों तरफ एक झिल्ली जैसा टाइप का होता है जिसको पेरिआस्टियम बोलते हैं, और जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में देखेंगे खाली स्थान वो मिलता है, तो उसी को बोन मैरो या फिर मज्जा कहा जाता है। और रक्त कोशिकाओं का निर्माण इन्हीं रक्त मज्जा में होता है। निम्न में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल आप सभी को पता होगा, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और कबड्डी जो है कई देशों में खेला जाता है, अब तो बिल्कुल फेमस हो चुका है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी कबड्डी खेल में अब हिस्सा लेने लगी हैं, प्रतिस्पर्धाएं होने लगी हैं। निम्न में से अवध का अंतिम नवाब कौन था, ये बताना है। जब ब्रिटिश आए तो उसके बाद फिर अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध जी और उनका धम्म का सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी, BR अंबेडकर। निम्न घटनाओं को उनके घटनाक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है आपको है। भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन, पूना समझौता, सभी बहुत आसान है अगर आप कर पाएँ तो। एक और है कैबिनेट मिशन। पूना समझौता 1932 में हुआ था। क्यों हुआ था 1932 में? थोड़ा सा सुन लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपके कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 1932 में पहले तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 30 में, 31 में, 32 में। अंबेडकर जी तीनों सम्मेलन में भाग लेते हैं। गांधी जी कांग्रेस की तरफ से केवल दूसरे वाले 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया जाता है। 1932 में, मतलब गोलमेज सम्मेलनों से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड भेजा जाता है भारत में, जिसमें दलितों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया जाता है। मतलब पहले धर्म के आधार पर बांटने का कार्य अब जो है जाति के आधार पर बांटने का कार्य अंग्रेजों ने किया। तो इसी समय गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य एक पूना पैक्ट या पूना समझौता होता है, उसी को पूना समझौता बोला गया है। ठीक है, 1932 ईस्वी में। समझ गया आप सभी इसकी पृष्ठभूमि। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा होती है। 9 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत की जाती है। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। शिमला सम्मेलन 1945 में होता है। कैबिनेट मिशन आप सभी जानते होंगे 1946 में।
इसी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसी कैबिनेट मिशन के तहत। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा पूना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद शिमला सम्मेलन, उसके बाद कैबिनेट मिशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो पिछले प्रैक्टिस सेट में छूट गया था, गलती से जो है वीडियो वहाँ पे समाप्त हो गया था, इस वजह से। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी आप सभी जानते हैं। एंथ्रोपोलॉजी आप सभी बता सकते हैं, तो प्लीज़ बताइए एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, कमेंट करके बताइए आप सभी, हम आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस में बता देंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके आप सभी शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।